देखिए 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी तो बिहार के कनेक्टिविटी एक बड़ा चैलेंज था। और हम ऐसा मानते हैं कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर सोचते हैं, आप किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट देखते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं कि रोड एक ऐसा सेगमेंट है जो किसी भी राज्य के डेवलपमेंट का फर्स्ट फेस होता है। और मेरा ये मानना है कि उस पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बहुत अच्छा शुरुआत किया। और हमारे उस समय के मंत्री नंदकिशोर जी लोगों ने बड़ा अच्छा शुरुआत किया। और जो डिफंक्ट पड़े हमारे ऑर्गेनाइजेशन थे पुल निर्माण निगम, उस ऑर्गेनाइजेशन को पुनर्जीवित किया गया। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत किया। और आज हम कह सकते हैं कि 20 सालों के इस सफ़र में रोड उस पार पे आ गया है जहां इसकी चर्चा देश के हर कोने में हो रही है। सबसे पहले तो हम लोगों ने कह सकते हैं कि नॉर्थ बिहार की कनेक्टिविटी बेहतर हुई। फिर इस जो 20 से 25 का एरिया था वो साउथ बिहार के लिए रहा। आज आप देख सकते हैं कि जो बेगूसराय का हमारा जाने में 4 घंटे लगते थे, आज 1.5 से 2 घंटे में हम पहुंच रहे हैं। हम अब देख लीजिए बोधगया जाने में हमको 4 घंटे लगते थे, आज वहाँ 1.5 से 2 घंटे में। इसी प्रकार से हमारा बिहार उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बटा है। गंगा के उस प्लेन पे मात्र एक महात्मा गांधी सेतु ब्रिज था। आज कम से कम आधा दर्जन ब्रिजेज, ऑलमोस्ट 6 लेन 4 लेन्स करते हुए करीब 42 लेन्स के ब्रिजेज बन रहे हैं, जिसमें कि हर 40 किलोमीटर पे गंगा पे कोई ना कोई ब्रिज है। तो अब उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की दूरी जो थी, जो अलग बिहार दिखता था, वो एक बिहार दिखता है। आप समझ सकते हैं कि जब ब्रिजेज बनेंगे तो ब्रिजेज के साथ साथ पूरा बिहार में नदियों का बहुत बड़ा जाल है। तो हमारा जो पुल निर्माण निगम था, हम लोगों ने उसमें मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना लाया और हर जगह छोटे पुलिया बड़े पुलिया का निर्माण शुरू हुआ। एक तरफ ये नदियों पे पुल का काम शुरू हुआ और दूसरी तरफ रोड स्ट्रेंथन करने की भी योजना बनी। हर बार हमने एडीबी से लेके अन्य बाहर के राज्यों से भी लोन लेके, बाहर के जो बैंकिंग सेगमेंट है वहाँ से भी लोन लिया। और सबसे बड़ा हिट हुआ बिहार में 2014 के बाद का। माननीय प्रधानमंत्री जी जब नेतृत्व करने लगे तो उन्होंने बिहार को बहुत ही स्पेशल अटेंशन दिया। और आप कह सकते हैं कि 2015 में जब उन्होंने घोषणा की थी कि हम 54,000 विशेष पैकेज की घोषणा हुई, 54,000 करोड़ रुपए हम बिहार के रोड सेक्टर को देंगे काम करने के लिए। लेकिन मुझे बताते हुए आप कहती है कि आज के डेट में मात्र 5 साल 20 में करीब 2 लाख करोड़ की योजना चली और आज जब हम 25 के मुहाने बैठे हैं तो करीब 4 लाख करोड़ की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्र का सहयोग बिहार को मिला, जो कि अपने आप में एक बड़ा बूस्ट था हम लोग को। इसी के साथ साथ हम लोगों ने रोड के मेंटेनेंस को भी एक पॉलिसी बनाया जिसको हम ओपीआईएमसी पॉलिसी कहते हैं। ओपीआईएमसी पॉलिसी का हुआ कि हम जब रोड बना रहे हैं तो हम उसको मेंटेन करने के लिए भी 5 साल बाद उसके मेंटेनेंस पीरियड खत्म जब होता था तो फिर से हम उसको मेंटेनेंस में ले रहे थे। करीब 13,000 किलोमीटर की सड़कें हम लोग मेंटेन कर रहे हैं ओपीआईएमसी पॉलिसी से पिछले 10 वर्षों से। और अब हम लोग जो अगले पड़ाव में जा रहे हैं तो हम 20,000 किलोमीटर की मेंटेनेंस में जा रहे हैं। तो ओपीएमसी पॉलिसी देश भर में अपने आप में एक ऐसा था जो दूसरे राज्य ने भी फॉलो किया। लेकिन इसके बाद का सफ़र एक और बड़ा हमारे लिए पुल के मेंटेनेंस का विषय आया। और मुझे बताते हुए खुशी 2021 में जब मैं पहली बार मंत्री बना तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ा स्पष्ट था, नितिन अब ब्रिजेज के मेंटेनेंस के बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा क्योंकि बड़े पैमाने पे ब्रिजेज बने हैं। और मुझे खुशी है कि 25 में 3 साल वर्किंग उस पर हुए। अब ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी देश में बिहार पहला राज्य है जिसका अपना ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी है। हम ब्रिजेज के लिए क्यूआर कोड लाए, हम उसके पूरे मॉनिटरिंग के लिए अपना कंट्रोल कमांड रूम से ले रहे हैं, प्लस एक पूरा टेक्नोलॉजी के साथ कैसे उसको मेंटेन किया जाए। आईटी दिल्ली और आईटी पटना से हम लोगों ने एमओयू किया। और हम सारे ब्रिजेज का हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, हेल्थ इंडेक्स बनेगा और उसकी हिस्ट्री भी जो उसमें रहेगी और भविष्य में उसके मेंटेनेंस के लिए क्या क्या काम करना है ये आम जनता भी क्यूआर कोड से समझ सकती है। तो उसके हर ब्रिज के कोडिंग होंगे, उनका टैगिंग नंबर होगा। तो कहीं ना कहीं ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी भी बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूती देगा। तो मैं कह सकता हूँ कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में अब एक्सप्रेसवे का ज़माना है। कई एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार की योजना से हम लोग बना रहे हैं। पूर्णिया एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस नॉर्थ बिहार का लाइफलाइन बनेगा। 6 लेन का ये जो एक्सप्रेसवे है पूरे बाढ़ प्रोन इलाके का, जो कोसी को हम लोग कहते थे, अब उससे बड़ा सेतु ये बनने जा रहा है जो पूरी तरह से उत्तर बिहार को दो भाग में, गोरखपुर से सिलीगुड़ी में बीच में 300 किलोमीटर का बिहार में बनने जा रहा है। तो ऐसे ऐसे करके 4 एक्सप्रेसवे बने। अब पटना की मेरीन ड्राइव की चर्चा तो अब
देश के हर भाग में जा रही है। गंगा के किनारे का जो मेरीन ड्राइव की खूबसूरती है, हम लोगों ने पहली बार अपना डबल डेकर ब्रिज बनाया, जिससे कि पीएमसीएच जो बहुत बड़ा सेंटर है पटना यूनिवर्सिटी, उसकी कनेक्टिविटी हमारे लिए चैलेंज थी। हम लोगों के पास रोड कम थे, विड्थ कम था रोड का, हम लोगों ने इसलिए डबल डेकर ब्रिज बनाया। और आज बिहार में जैसे यूपी में एक यमुना एक्सप्रेस वे है, हम लोग बिहार में अपना गंगा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं 84 किलोमीटर का, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक 10,000 करोड़ की योजना से। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बूस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिला है, इससे नहीं कह सकते हैं कि आज देश के पैमाने पर बिहार का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक अलग लेवल रखता है, और अब बिहार को दूसरे राज्य भी फॉलो कर रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि सड़कें बनी हैं और आम जनता को जो फ़ायदा है, आज के डेट में आप भी समझते हैं, जब लैंड किसी भी जगह का रोड का नेटवर्क बढ़ता है तो उस एरिया का आय बढ़ जाता है, उसके लैंड के इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाते हैं। जो लैंड किसी भी इलाके में आप पहले भी जो कनेक्टिविटी नहीं देगी, उसका लैंड का वैल्यूएशन और बाकी का देखिए, जब तक ग्रोथ भी इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। हर आदमी के जीवन में क्या बदलाव आया, आप सोच सकते हैं कि जो बिहार के लोगों की आय, प्रति व्यक्ति आय 15,000 12,000 भी नहीं पहुंच पाई, 6,000 से शुरू, आज हम लोग हाई नोट पे 25,000 30,000 से ऊपर जा रहे हैं। पर कैपिटा इनकम भी हमारा जीडीपी का जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में है, जो कि कई राज्यों के पैमाने से ऊपर है। वो कंटिन्यूसली हम लोगों ने 5 साल तक 10 साल से मेंटेन कर रहे हैं 10 डबल डिजिट के ग्रोथ रेट को। हमारा बजट 3,17,000 करोड़ चला गया, जो 25,000 से 3,17,000 करोड़। आज वाटर सप्लाई, हमारा घर घर बिजली का जो योजना था, आज हर गांव टोला बिजली है। कृषि का अलग फीडर हम लोग बना रहे हैं, जिससे कृषि के सप्लाई सिस्टम अलग रहे। तो कहीं ना कहीं ये सारे लाभ चीज़ें आज हमारे लिए बिजली, वाटर और रोड चैलेंज नहीं रहा। हम अब आज बेसिक रिक्वायरमेंट से ऊपर जा रहे हैं, और डेफिनेटली अगला जो 25 से 30 का है वो निवेश का वर्ष है। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई है, आने वाले समय में जॉब्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इन्वेस्टमेंट हम लोग करने जा रहे हैं। जो जितना इन्वेस्ट करेगा उसको उतना इजी हम लैंड भी देने जा रहे हैं, लेकिन जॉब का भी हमको एश्योरेंस उस लेवल का चाहिए। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों एक बड़ा सेगमेंट है जिसको सरकार मूव करने जा रही है। और साथ ही साथ आज के डेट में आप देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज जो मेन विषय थे, मेडिकल कॉलेज, आज पीएमसी जैसा बड़ा हॉस्पिटल हमारा 6,000 बेडेड का बन रहा है, जो देश में कहीं नहीं है। आज के डेट में हमारे 2-2 एम्स हमारे पास हैं, केंद्र सरकार का सहयोग मिला है। आज एयरपोर्ट्स आप देखे होंगे, आप आज आए होंगे, तो आज बिहार में एक पटना एयरपोर्ट के अलावा दरभंगा एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हुआ। ये सारी गाथाएं इधर की हैं। ये लोग जो कहते हैं कि कुछ नहीं बदला, लालटेन युग में जाके देखते कि राजेंद्र सेतु कैसा दिखता था, आज ओंटा सिमरिया जाके देखिए 6 लेन ब्रिज को। महात्मा गांधी सेतु वही ब्रिज है जिसको लोग वाइट एलिफेंट कहते थे, हर समय काम चलता रहता था, कांग्रेस शासन से लालू शासन तक। जब से वो बना वो तब से मेंटेनेंस में ही था। आज जाके देखिए 4 लेन पुराना और नया 6 लेन बन रहा है। चले जाइए कोइलवर का ब्रिज, जो पूरी तरह से डिफंग रहता था, लोग को लगता था एक तरफ से गाड़ियाँ आती थी, दूसरी तरफ वेट करते थे लोग, और एक शादी में कहीं जाम फंसा तो एक शादी आज बारात निकली तो कल पहुंचेगी, इमरजेंसी सर्विसेज अलग इम्पैक्ट है। आज वहाँ 6 लेन का कोइलवर ब्रिज है। तो डेवलपमेंट के बारे में जो लोग कहते हैं कि नहीं, आज हमारी बहनें गांव की पगडंडी से निकलकर स्कूल से लेकर जॉब तक पा रही हैं। जीविका बहनों का जो मॉडल है वो पूरे देश के लिए नाजीर बना। आज 1,20,00,000 जीविका बहनें हम लोग से जुड़ी हैं। ये सफल नहीं होता तो इतना बड़ा सफ़र नहीं महिलाएं निकल के तय करती। 1,20,00,000 महिलाएं को आज जीविका बहनों से जोड़कर अब 10,000 रुपया उनको इस बार दिया कि वो अपना और रोजगार को कैसे बढ़ा सकती हैं, व्यवसाय को कैसे बढ़ा सकती हैं, उसका मॉडल भविष्य में मॉडल को 2 लाख का सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है। तो आज महिलाएं हमारी उद्यमी बन रही हैं। तो ये सफ़र ग्रोथ का है। कल तक क्या स्थिति थी, लोग भूले नहीं है कि महिलाएं घर की दहलीज से निकलने के पहले 10 बार सोचती थी, और आज महिलाएं स्वतंत्र होकर अपना रोजगार कर रही हैं, व्यवसाय कर रही हैं। तो ये तो बदलाव का सबसे बड़ा सूचक है। लेकिन अब लालटेन की रोशनी में आप देखिएगा तो आपको नहीं दिखेगा। हाँ, उसके लिए तो एलईडी रोशनी में आना पड़ेगा। देखिए, एक बड़ा स्पष्ट है, क्राइम एक शब्द ऐसा है, लेकिन क्राइम को जंगल राज क्यों कहा गया, हाईकोर्ट ने क्यों कहा, ये हम लोग सबको समझना होगा। क्राइम तो बाकी राज्यों में भी हुए,
वहाँ तो जंगल राज नहीं प्रयोग किया गया। जंगल राज इसलिए कहा गया कि जब क्राइम या घटना को सरकार के गलियारों से समर्थन मिले, अपराधी अपराध करने के बाद सत्ता के गलियारों में बैठकर संरक्षण पाएगा, तब उस राज को जंगल राज कहा गया था, जो हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। आज इनको कहते हैं कि आज का क्राइम, एक घटना बता दीजिए जिसमें कि सत्ता के गलियारों से किसी को समर्थन मिला हो, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री के कार्यालय से कोई समर्थन पा लिया हो। अपराधी अगर अपराध करता है तो बंगाल के खाड़ी में भी जाके छिपता है तो उसको निकाल कर जेल पहुंचाने का काम बिहार की सरकार करती है। ये है क्राइम, तो एक अलग चीज़ है, वो अलग है, उसको कंट्रोल करने के तरीके अलग है, वो चीज़ें होती हैं। सरकार का हनक दिखना चाहिए कि अगर अपराध हुआ है तो अपराधी 48 घंटे के अंदर जेल में पहुंचता है, तभी डर होता है। उसको क्या डर होगा जो अपराध करने के बाद सत्ता के गलियारे में बैठकर, वह याद है बिहार के लोगों ने भूला नहीं है, गाड़ियाँ गायब कर दी जाती थी, डॉक्टर गायब कर दिया, तो फिरौती करने वाले लोग सत्ता के मुख्यमंत्री के घर में बैठे रहते थे। लोगों ने भूला नहीं है तस्मुद्दीन और शहाबुद्दीन का दौर क्या था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फिर आएगा, देखिए फिर शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट। तो कहीं ना कहीं वो जो कह रहे वो तो दिख रहा है ना कि फिर से वही मॉडल लाने का प्रयास। तेजस्वी यादव हाथ ऐसे ऐसे करते, इसका क्या मतलब है? सदन के अंदर जिस तरह के शब्दों का और इशारों का प्रयोग करते हैं, क्या वो जंगल राज नहीं दिखता है? क्या शोभा देता है जनप्रतिनिधि को सदन के अंदर बैठ के इस तरह के इशारे और इस तरह के बातों करने का? और उस व्यक्ति को क्या आप युवा कहेंगे जो नेतृत्व करेगा? तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को न युवा कहा सकता है, ये मानसिक दिवालियापन है, जो अभी भी ये सोचते हैं कि हम लठैत से सरकार चलाएंगे। वो जंगल राज वाला जो सोच है अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 20 साल तक अभी तक बाहर रहने के बाद भी वो लठैती अभी तक गई नहीं है। लेकिन आप याद रखिएगा, बिहार ज्ञान की भूमि है, ये कलम के साथ जो विकास करेगा उसके साथ है, ये लठैती और बंदूक के नोक वाले के लोग को नहीं पूछेगा। आप लोगों के प्लान? देखिए, सबसे पहले 2047 का जो विकसित भारत है का सपना माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। बिहार भी 2047 के अपने विकसित बिहार के मॉडल के साथ आगे जाएगा। हम लोगों ने अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 2047 का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल पे बढ़े, अभी हम सोशियो इकोनॉमिक ऑडिट कराने गए, बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं। आने वाले समय में इस रिपोर्ट के साथ भी हम लोग जो आए हैं उसमें भी हम लोग ये देख रहे हैं कि 2047 में हम लोग का विजन ये है कि कोई ऐसा गांव नहीं है जिसको 40 किलोमीटर की दूरी पे कोई 4 लेन सड़क ना मिले। हमारे गांव की कनेक्टिविटी के साथ साथ हमारा हर जिला कुछ ना कुछ लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में, लोकल प्रोडक्ट के रूप में नजर आए। आज हम लोगों ने 15,000 एकड़ ऑफ लैंड पूरे बिहार के अलग अलग सेगमेंट पे लैंड बैंक बनाया है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को बेहतर बना के लाए हैं, जैसे कि हर एरिया में हम अगर लैंड देते हैं तो हमको जॉब की सिक्योरिटी आपको देनी होगी। तो ये पूरा मॉडल, इसीलिए मैं कहा कि जहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होना, वाटर सप्लाई, बिजली की कनेक्टिविटी बढ़ी है। अब हम अगले जो पड़ाव है निवेश का है। अगर हमारे पास बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, जिस प्रकार से इस बार हम लोगों ने देखा कि कई बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ वर्किंग के लिए आई हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये अब शुरुआत हो चुकी है। और डेफिनेटली 25 में जब हमारी सरकार बनेगी, आप देखेंगे कि बड़ी कंपनियों को एक विश्वास मिलेगा कि नहीं, अब बिहार में हम इन्वेस्टमेंट के साथ भी जा सकते हैं। सिक्योरिटी है, लैंड बैंक है, वाटर सप्लाई सिस्टम है, बिजली है, रोड कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है। तो डेफिनेटली, और सबसे बड़ी बात जो बिहार का एसेट है वो है मैन पावर, जो किसी राज्य के पास नहीं है। आज हमारे मैन पावर के कारण दूसरे राज्य का विकास हो रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन जब बिहार के लोगों को बिहार में ही उस प्रकार के रोजगार मिलेंगे तो बिहार का ग्रोथ आप समझ सकते हैं। कोई भी इंडस्ट्रियल कोई कंपनी अगर वहाँ पर 50,000 रुपये खर्च करती है अगर एक लेवल पे, वही उसको यहाँ पर हाफ ऑफ द रेट में जो घर में भी रह लेगा और कहीं ना कहीं उससे कम रेट में बड़ी कंपनियों को। तो ये एक बड़ा ही चेंजेज होगा। जिस दिन निवेश आया आप देखेंगे कि उनको भी, निवेश करने वाले को भी पैसे का फायदा, और जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको भी होम सेटिस्फैक्शन भी, और सेम टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी भी। देखिए, विकास का ही सफ़र है जो इतना लगातार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को सपोर्ट मिला है। अगर विकास का मॉडल को मोहर नहीं लगा होता तो इतना लंबे समय तक नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी नहीं आ सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी कोई जात के आधार पर राजनीति नहीं किया है। ये वो दल नहीं है जो कि नीतीश कुमार की यूएसपी उनका डेवलपमेंट है, उनका सुशासन है, उनके कास्ट बेस नहीं है। तो सेम चीज़ नरेंद्र मोदी का जो पूरा अपना वर्किंग रहा है परफॉर्मेंस और के आधार पे है।
न कि कास्ट के आधार पे है। और यही कारण है कि आज ये दो नेतृत्व के साथ जब कोई भी आप कैंपेन करते हैं चुनाव, तो पब्लिक को सबसे पहले कन्विंस हम हमेशा करते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो नीतीश है तो यकीन है। ये जोड़ी ये मुमकिन और यकीन वाली है। हर चीज़ को लोगों को भरोसा है कि नहीं, अगर ये आया है तो ये काम करके देगा, ये है कि ये यहाँ पर है तो ये चीज़ नहीं गड़बड़ होंगी। तो ये कहीं ना कहीं ये जो ठोस सपोर्ट पब्लिक के अंदर बैठा हुआ है कि नहीं, ये लीडरशिप आज किस पे भरोसा करेगा। वो लोग जो आए थे वोट की चोरी का आरोप लगाने, 30 सितंबर को वोटर लिस्ट प्रकाशित होता है, एक बार भी उसके बाद बिहार से भागे हुए हैं। अब फिर जब आएंगे एटम बम परमाणु बम फोड़ेंगे, आज क्या बम फटा, सेल्फ आपको लग रहा है राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं अभी? सेल्फ गोल करके चले गए। हम लोग तो चाहते हैं कि वो आएँ, क्योंकि जब जब वो आते हैं तो भाजपा को फ़ायदा होता है, एनडीए को फ़ायदा होता है। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि राहुल जी जल्दी आएँ, कि कुछ हम लोग का कैंपेन जितना स्पीड में चला, कुछ उनके आने से और हमारा कैंपेन बढ़ेगा। एनडीए का क्या हमारे है? चेहरे मुख्यमंत्री जी तो पिछले 20 वर्ष तो बिहार के चेहरे हैं, बिहार के जनता के चेहरे हैं। और जिस चेहरे की बात आप कर रहे हैं या जो स्वघोषित चेहरे हैं, वो चेहरे पार्टी के अंदर भी लोग अलोकप्रिय हैं, परिवार के अंदर भी अलोकप्रिय हैं। तो जनता के अंदर कितनी उनकी समर्थन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर खुद ही पार्टी को और परिवार को घोषित कर लेना होता तो प्रधानमंत्री तक घोषित कर लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन जनता में आपको मौका मिला जब आप विपक्ष में थे कि आपने कोई सड़क पे संघर्ष किया। आपको एक गाथा बताइए जिसमें तेजस्वी यादव सड़क पर संघर्ष करते नजर आए। सदन में 5 दिन का सत्र चलता है, एक आध 2 दिन आए, बाकी 3-4 दिन नाराज। 20 दिन का सत्र चलता है, 4-5 दिन आए, बाकी दिन नाराज। तो जो व्यक्ति न सदन में संघर्ष किया, न सदन सड़क पर संघर्ष किया, वो काय का नेता। जब सरकार में आपको मौका मिला, कोई एक स्कीम बता दीजिए, तेजस्वी यादव बोले कि मैं अपने डिपार्टमेंट से ये स्कीम ला पाया। अब एम्प्लॉयमेंट को करते हैं, एम्प्लॉयमेंट नीतीश कुमार की देन है। शिक्षा विभाग को नीतीश कुमार ने इतना, टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट जॉब नीतीश कुमार ने अपने 2010 के कार्यकाल के बाद जो शुरू किया वो आज तक जारी है। अब उसको कहते हैं कि मेरे नाम, तो भैया किसी भी चीज़ पे अपना नाम चिपका देने से उसके कर्म नहीं आपके साथ जुड़ जाएंगे। कर्म तो नीतीश कुमार और एनडीए सरकार का है। आप कृति लेने के लिए अपने कारनामा दिखाए हो सकते हैं, वही कारनामा आपने एक आध बार दिखाया है, बाकी आपके कृति से कोई कर्म दिखता हो वो तो नहीं दिखता तो है। मतलब एनडीए इस बार फिर से वापस आ रही है? 100%। और मैं कह सकता हूँ कि 2010 से बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा।